तो आज थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग कुछ आगे की बातें करेंगे। जैसे एक मिनट के लिए मैं बता दूं, कल भी बताया था यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी की बात हम लोग किए थे, आपको याद भी होगा। कैसे था यूनिट ऑफ एनर्जी, बताओ फटाफट। ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। ऐसा यूनिट जूल। एक आप और सीजीएस यूनिट आर्क। सीजीएस यूनिट आर्क, वेरी गुड। उसके बाद आप बताओ एक और चीज होता है सीजीएस यूनिट के बाद। अच्छा, 1 जूल इज इक्वल टू कितना? 10 टू द पावर 7 आर्क। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? So work is equal to P delta V माइनस पी डेल्टा वी। ठीक, कोई दिक्कत? No sir. और पी के लिए हम लोग यूज करते हैं एटीएम। Yes sir. डेल्टा वी यानी लीटर। Liter. तो हम लोग एक और यूज कर सकते हैं एटीएम इंटू लीटर। Yes sir. इसका यूनिट एटीएम इंटू लीटर। Yes sir. और 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.3 1 joule. एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3 joule. 101.3 जूल। कोई दिक्कत? No, sir. अब आइए, और 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना? 1.013 bar. 1.013 बार। Yes sir. ठीक है। और 1 बार और देखो 1 बार लीटर। 1 बार लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 जूल। और एक और यूनिट होता है कैलोरी भी। Yes sir. तो कैलोरी के लिए कैलोरी, ठीक है ना? तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 joule. 4.18 जूल। इसको 4.2 भी लिख सकते हो। और 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 24.2 calories. 24.2 कैलोरी। ये हम लोग देखे थे। और ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या यूज करेंगे? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, तो सबसे पहले लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखना है हमको? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ फर्स्ट है जीरोथ लॉ। अच्छा, इसको जीरोथ लॉ इसलिए बोला जाता है कि ये सभी लॉ का बेसिक है और वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ के बाद है, ठीक है ना? तो इसीलिए इसको हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, बेसिक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए क्या है, एक मान लो सिस्टम है ये, ठीक, कोई भी ये सिस्टम, वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, एक सिस्टम ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ। वही एक सिस्टम ए ही फिर क्या है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक, ये भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो सी भी किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा? बी के साथ, ठीक है, ये बताया था। तो इसको लिखकर आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। Yes sir, बोलिए। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two systems are, हाँ, जीरोथ लॉ पढ़ रहे थे। क्या बता रहा था मैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? एक सिस्टम ए है, बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और फिर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सी और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ two systems are in thermal equilibrium with two other systems separately, then both the systems will also be in thermal equilibrium with each other. फिर से सुन लीजिए, according to this law, if two systems are in thermal equilibrium, according to this law, if two systems are in thermal equilibrium with two other systems separately, then both the systems will also be in thermal equilibrium with each other. ठीक है? अब हमने आपको पहले भी बताया था एक चीज, इक्विलिब्रियम में एक होता है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट सेम होता है, यानी प्रेशर सेम होता है। वेरी गुड। और उसके बाद आता है मटेरियल, या मटेरियल इक्विलिब्रियम अगर बोल दूं तो क्या बोल दूं, क्या चीज सेम होगा? कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इन तीनों का थर्मल इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अगर मान लीजिए दो सिस्टम है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक
इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, और द थ्री इक्विलिब्रियम मस्ट बी अकर साइमल्टेनियसली। मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या हो गया, कौन तीनों इक्विलिब्रियम, कौन कौन इक्विलिब्रियम अभी आपको मैंने बताया। एक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब देखिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि आपको कौन कौन इक्विलिब्रियम सेम होना चाहिए, मैकेनिकल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सेम होना चाहिए। उसके बाद आपका कौन सा, मटेरियल, चलो मटेरियल इक्विलिब्रियम बोल दो, मटेरियल इक्विलिब्रियम। और एक आपका कौन सा इक्विलिब्रियम होना चाहिए बताइए, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये तीनों, ठीक है ना, तीनों होना चाहिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब। एक आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर आपका सेम रहेगा, और मटेरियल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन सेम होगा, प्रेशर सेम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन सेम, और थर्मल इक्विलिब्रियम में आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर इज सेम। ये तीन चीजें सेम है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सेम, प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, ठीक है। तो हम एक बात बोलेंगे कि दो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ऑल द थ्री इक्विलिब्रियम मस्ट अकर साइमल्टेनियसली। तीनों इक्विलिब्रियम साथ में होना चाहिए, यानी मैकेनिकल भी होना चाहिए, मटेरियल भी होगा और थर्मल भी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल सा लॉ है, इसको देखेंगे। जीरो लॉ तो इजी है, इसको हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम लोग जनरली लोग फ्लॉट भी बोलते हैं, FLOT, या FLTD भी हम लोग बोलते हैं, FLOT या FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दो मर्जी आप बोलो, ठीक है ना। तो देखो ये जो लॉ है ये किस चीज पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन बताओगे किसी पे, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से इस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, ये लॉ जो बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो क्या है इसके कहानी, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन आप जानते हो, एनर्जी कंजर्व होगा किसी भी चीजों में, मतलब बोल दो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो व्हेन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, समझना बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है व्हेन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज इट्स, क्या हम बोल सकते हैं इट्स इंटरनल एनर्जी आल्सो चेंज। फिर से सुन लीजिए, जब स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज होगा इंटरनल एनर्जी आल्सो चेंज। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, the change in internal energy of a system that is equal to delta U, change in internal energy is equal to क्या होगा, delta U, और delta U can be brought about two ways। अब पहले इस चीज को लिख लो, then after हम लोग बात करेंगे। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो and then after हम बोल देते हैं इस चीज को। लिख लीजिए, क्या लिखोगे क्या, when the state of a system change its ionization corner internal energy, its internal energy also change, the change in internal energy, the change in internal energy the change in internal energy of a system delta U can be brought about in two ways, can be brought about in two ways। किस तरह से होगा, दो तरीके से होगा। फर्स्ट तरीका होगा either work is done
बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। पहले किस तरह से दो चेंजेस होगा इंटरनल एनर्जी का, तो आइदर वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। ठीक, या दूसरा में क्या होगा, आइदर heat is released by the system or absorbed by the system। यानी देखो एक चीज बोल रहा है वर्क और दूसरा चीज बोल रहा है हीट, यानी एक वर्क यानी W और हीट यानी Q। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है ना, ये दो वेज है, इस चीज से आप बोल सकते हैं। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखिएगा, नोट लिखिए, यूज ऑल वैल्यूज विथ साइन के साथ ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन जो हम लोग पढ़े थे हीट का वर्क का, तो वो साइन कन्वेंशन हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, और देखिए जो मेनली आप लोग गलत करोगे इसमें हम लोगों को बी अवेयर रहना है। क्या अवेयर रहना है, यूनिट के साथ, बी अवेयर ऑफ यूनिट्स। जैसे बी अवेयर ऑफ डॉग्स, वैसे ही बी अवेयर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, क्लियर। यूनिट्स पे तो हम लोगों को दिक्कत होगा, तो चलिए देखते हैं इसमें यूनिट्स वगैरह के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन लिखो, a system expands। क्वेश्चन है सर? हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए इस पे। a system expands from 5 liter to 10 liter। a system expands from 5 liter to 10 liter against a constant external pressure of 2 atm if it absorbs 800 joule of heat during the process, calculate change in internal energy, calculate delta E। A system expands from 5 liter to 10 liter against a constant external pressure of 2 atm if it absorbs 800 joule of heat during the process, calculate delta E। P एक्सटर्नल दिया हुआ है आपके पास 2 atm, डेल्टा V कितने करते हैं, 5 मीटर। सोचिए एंड देन विद इन अ मिनट में बने। तो 213 यूनिट जूल ही होगा। ठीक है, वेरी गुड, सही है। कैसे किया, डेल्टा V 5 लीटर, ठीक है ना, डेल्टा V 5 लीटर, कोई दिक्कत। W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू -10 एटीएम लीटर में है। ठीक, एटीएम लीटर। अब इसको क्या कर दोगे, जूल में चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1013। हाँ, यानी 800 जूल के नाम। क्यू तो 800 रहेगा, वर्क 1013। क्यू मैं क्यू डाल दूं, क्यू तो दिया ही है सर, क्यू दिया हुआ है ना। हाँ 800। क्यू दिया हुआ है 800 जूल। हाँ चलिए, अब डेल्टा यू निकालना है ना, सॉरी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा, 800 जूल प्लस, इसको मैंने कितना है, -10 आया हमारा। अब इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 101.3 जूल। तो क्या हो जाएगा, 800 माइनस 013 वही 101.3, और इसको एकदम घटा दिए 1013, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू -213
अब पे कितना है -2 सही है गुड अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन है a system for a system undergoing a process for a system undergoing a process in which delta u is equal to 300 joule delta u is equal to 300 joule and it absorbs 400 joule of heat and it absorbs 400 joule of heat undergoing expansion against 0.5 bar calculate change in volume calculate change in volume वॉल्यूम का चेंज को आप लोगों को देखना ठीक है फॉर अ सिस्टम अंडरगोइंग इन विच डेल्टा U is equal to 300 joule and it's absorbed 400 joule of heat undergoing expansion against 0.5 bar calculate change in volume in liter में सर 2 ठीक है वेरी गुड तो क्या आया देख लेते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W चलिए डेल्टा U दिया हुआ है हमारा 300 जूल इज इक्वल टू क्या है हीट क्या हो रहा है बाबू हीट एब्जॉर्ब हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है ना एनर्जी इंक्रीज यानी कितना हो जाएगा प्लस 400 जूल यस सर पॉजिटिव माइनस W के लिए क्या लिख लूं P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V कोई दिक्कत यस सर चलिए so that is equal to 300 joule is equal to plus 400 joule minus कितना 0.5 बार 0.5 बार into delta V ये किसमें लीटर में चाहिए 1 बार लीटर is equal to 100 joule 1 बार लीटर is equal to 100 joule तो कर दो इसको that is equal to 300 joule और इसको क्या कर दो is equal to 400 minus 0.5 into 100 into डेल्टा V लीटर ठीक है ना तो अब इसको इधर यानी कितना हो जाएगा 300 को इधर कर दो उसको इधर कर दो कितना हो जाएगा 50 ठीक है ना 50 तो क्या हो जाएगा 50 into डेल्टा V दैट इज इक्वल टू इसको इधर किया 100 यस सर तो डेल्टा V इज इक्वल टू 2 लीटर ठीक इजी था चलिए एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन है आइडेंटिफाई हां मॉड लगा लेते मॉड ऑफ डेल्टा V हम मॉड ऑफ डेल्टा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम identify in which of the following work is done on the system and by the system और ये है आपके सामने 4NH3 गैस plus 7O2 गैस gives 4NO2 गैस plus 6H2O गैस दूसरा CO गैस plus 2H2 gas gives CH3OH liquid. Third, H2O solid gives H2O liquid. और 4 नंबर पे हम H2O solid gives H2O gas. ये चार में से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम किसमें वर्क
डन ऑन द सिस्टम हो रहा है और किसमें, बाय द सिस्टम। हो गया। सर बी नंबर में बाय द सिस्टम, बी नंबर में, बाय द सिस्टम, बी नंबर में बाय द सिस्टम आई, फर्स्ट में, फर्स्ट का सर थोड़ा सा कंफ्यूजन, बी में बाय द सिस्टम है सर। बी में अपना नहीं नहीं नहीं, देखिए एक्सोथर्मिक नहीं होता है, फर्मेंटेशन ही ना है। देखो देखते हैं फर्मेंटेशन वगैरह देखते हैं। चलिए देखो कैसे वर्ड वर्ड की बात करते हैं। एक्सपेंशन जब होता है, और एक हम लोग पढ़े थे कंप्रेशन, है ना, यस सर। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, इस चीज से हम लोग निकालते हैं। एक्सपेंशन में क्या होता है, याद होगा नेगेटिव आया था ना, नेगेटिव यानी बाय द सिस्टम, याद है। यस सर। कंप्रेशन में पॉजिटिव ऑन द सिस्टम, कोई दिक्कत। नो सर। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाले केस में, अच्छा उससे तरीके से इसको इसमें सॉल्व करने से PV = nRT होता है, यस सर। तो मैं बस बोल सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसमें निकालिए कितने मोल्स हैं, 4 7 7 4 11, उधर कितना है 10, यानी क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया यानी कंप्रेशन हो गया, और कंप्रेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ यानी कंप्रेशन हुआ, और कंप्रेशन हो गया तो क्या हो गया, नेगेटिव, दैट मीन टू से वर्क डॉट कंप्रेशन हो गया ना, कंप्रेशन हो गया तो क्या हो गया, सॉरी पॉजिटिव, कंप्रेशन हो गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो गया तो वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्लियर। पहला। दूसरा, CO गैस प्लस 2H2 गैस गिव्स CH3OH लिक्विड। तो अब देखिए इस केस में सीधा आपको नजर आ रहा है गैस से कहां जा रहा है, लिक्विड, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ वॉल्यूम, गैस से लिक्विड गया, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज, गैस से लिक्विड में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा दैट मीन टू से क्या हो गया, कंप्रेशन, और कंप्रेशन हुआ तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्लियर, कोई दिक्कत। नो सर। चलिए अब आइए इस केस में, इसमें बताइए आप, H2S H2O से सॉलिड Solid से से लिक्विड, liquid। सॉलिड से लिक्विड में मतलब हीट दिया गया होगा सिस्टम, आगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम, कैसे, H2 है सॉलिड है और यहाँ लिक्विड है, अभी तो हम लोग गैस का लिक्विड से देखे तो क्या हो गया, तो सर सॉलिड से लिक्विड ना इसके, हाँ तो क्या सॉलिड से लिक्विड, अब आ जाओ सॉलिड यानी यूनिटी लेते हैं, सॉलिड यूनिटी, उस तरह सॉलिड फिक्स सॉलिड वॉल्यूम, वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ इस केस में देखिए सॉलिड से ऐसे दूसरे केसेस में रहता तो क्या हो जाता, वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ क्या है सॉलिड, H2O सॉलिड यानी आइस, और आइस से क्या जा रहा है, वाटर में, और इस केस में क्या होता है आपको पता है ना, आइस का स्ट्रक्चर, आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, हाँ कम होता है कि ज्यादा, कम होता है, केज स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े हुए हम लोग, ठीक है ना, तो जिसके कारण क्या होता है आप बता सकते, केमिकल बॉन्ड में भी पढ़े होंगे इसको, तो आइस और वाटर का तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बाबू, इंक्रीज, इस केस में स्पेशली, इस केस में वॉल्यूम इंक्रीज, व्हाई, क्योंकि आइस और वाटर है, ठीक है ना, ब्लॉक में, हाँ इस ब्लॉक में, और
नहीं, केमिकल बॉन्ड s ब्लॉक हाइड्रोजन यस कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूम इंक्रीज दैट इज एक्सपेंशन हो गया, और एक्सपेंशन हो गया तो वर्क डन बाय द वॉल्यूम। सर वॉल्यूम आइस से वाटर, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, हम तो पहले ज्यादा बोले सर। आइस का वॉल्यूम ऐसे वॉल्यूम ज्यादा होता है तभी तो वो क्या होता है, फ्लोट करता है, फ्लोट करता है। वॉल्यूम ऐसे डेंसिटी वाटर से कम होता है वॉल्यूम। आइस का सही हम लोग सही जा रहे हैं। क्या हुआ, वॉल्यूम क्या होता है आइस का ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो कंप्रेशन और वर्क डन ऑन द सिस्टम। और लास्ट है सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस में फिर से हम आ जाइए, वॉल्यूम इंक्रीज यानी एक्सपेंशन, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब एक और चीज हम लोग जो पहले भी देखे थे, आपको बोले भी थे कि यूज होगा कैसे, क्या यूज होगा, जो आपका QV है इज इक्वल टू डेल्टा E, कैसे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम बोल सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू क्या, Q प्लस W एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम जहां कांस्टेंट है यानी डेल्टा V क्या है आपका 0, डेल्टा V 0 यानी कि बोल सकता हूं QV, याद है ना, QV यानी हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, QV मतलब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, और कांस्टेंट वॉल्यूम यानी W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, ठीक। तो W, और देखिए जब यही 0, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा W क्या हो गया 0, W 0, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, Q प्लस W होता है, तो W ये 0, तो क्या हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू सीधा सीधा QV, समझ गए ना, QV क्लियर। तो ये आपको यही है जो ध्यान रखना।